नमस्कार। इन दिनों जफरुल इस्लाम के चर्चे बहुत हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। ये जफरुल इस्लाम कौन है? ये जफरुल इस्लाम जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। और आज मैं दरअसल इनका कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए ही आपके बीच आया हूं। जफरुल इस्लाम एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारत में और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें इसका कोई भी भरोसा ही नहीं है। जफरुल इस्लाम जाकिर नाइक का बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो जफरुल इस्लाम ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज्ड है और भारत में जाकिर नाइक को इंसाफ नहीं मिलेगा। जफरुल इस्लाम कहता है कि दरअसल भारत के जो सामूहिक विवेक है, भारत के सामूहिक विवेक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी। जो व्यक्ति देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखता, जो व्यक्ति आतंकवादियों की और ऐसे आतंकवादी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई करने के बाद माना कि हाँ ये आतंकवादी है, उन आतंकवादियों की पैरवी करता है और न्यायपालिका पर सवाल उठाता है, आतंकवादियों के पक्ष में बोलता है, क्या वे व्यक्ति अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहने के लायक है? ये जफरुल इस्लाम साहब यूं तो सुर्खियों में तब आए जब दरअसल उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट लिखी जिसे उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया। और उस फेसबुक पोस्ट में ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। और साथ साथ इन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों ने अब तक जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसकी शिकायत अरब देशों से नहीं की है। ये लिखते हैं कि अगर अरब देशों से भारतीय मुसलमानों ने शिकायत कर दी तो जो हिंदू कट्टरपंथी हैं, सो कॉल्ड कट्टरपंथी जिनको ये कहते हैं, कि उनको बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। एक तरह से इन्होंने हिंदुओं को धमकी दी कि अगर आपने कुछ ज्यादा किया तो हम अरब देशों से शिकायत करके आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि आप अंजाम भुगतोगे बहुत बुरा। तो इस तरह से सीधे सीधे धमकी दी। इस धमकी के बाद उनके खिलाफ कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पहले ये खबर आई कि दरअसल जफरुल इस्लाम ने अपनी उस पोस्ट के लिए जो है माफी मांगी है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए कहा है कि नहीं वो माफी मांगते हैं, लेकिन एक दिन बाद ही उनका एक और ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि मैंने जो कहा था मैं उसके साथ अभी भी खड़ा हूं। यानी इन्होंने माफी की बात से सीधा सीधा पीछे हट गए। ठीक है, ये उनकी मर्जी है कि अगर वो ऐसे समय में, जबकि भारत में और दुनिया इतने बड़े संकट का सामना कर रही है, अगर ऐसे समय में भी इस तरह नफरत का खेल खेलना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन दरअसल ये किस तरह के आदमी है? ये दरअसल जफरुल इस्लाम एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारत में और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें इसका कोई भी भरोसा ही नहीं है। ये जफरुल इस्लाम और ऐसे व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल ने जब इनको दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया तो इनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की थी? अपने आप में एक ऐसा विषय, जांच का विषय है। लेकिन मैंने कहा कि इस व्यक्ति का, जफरुल इस्लाम का, भारत की न्याय व्यवस्था में, भारत की सुप्रीम कोर्ट में, भारत की जो तमाम संवैधानिक व्यवस्था उसमें कतई भी इसमें उनकी आस्था नहीं है। इसको मानते नहीं। कैसे? मैं आपको बताता हूं इस आदमी ने क्या क्या लिखा था। ये आदमी जाकिर नाइक का बहुत बड़ा जो है सपोर्टर है। जाकिर नाइक का कैसे सपोर्टर है? जाकिर नाइक को आप जानते हैं, जाकिर नाइक का भगोड़ा है। जब उसके खिलाफ हिंदुस्तान में जांच हुई तो हिंदुस्तान से भाग गया। इस वक्त वो मलेशिया में है। और जाकिर नाइक अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जो बम विस्फोट हुए थे, ढाका में जो बम विस्फोट हुए थे, उन बम विस्फोट में जो आतंकवादी थे जिन्होंने बम विस्फोट किया था, उन्होंने कहा था कि हम जाकिर नाइक से जो है प्रभावित हैं। और दरअसल जाकिर नाइक के असर के कारण उन्होंने बम धमाके किए थे। तो उसके बाद से पूरी दुनिया जाकिर नाइक को आतंकवादियों का जनक भी मानती है। बहुत सारे देश मानते हैं कि वो आतंकवादियों का जनक जो है जाकिर नाइक। लेकिन ये व्यक्ति जफरुल इस्लाम जाकिर नाइक का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इसने जाकिर नाइक के लिए क्या लिखा था? इसने जाकिर नाइक के लिए ये लिखा था कि जाकिर नाइक जो भारत से भाग गया, उन्होंने कहा कि इसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में जाकिर नाइक रहेगा तो हिंदुस्तान में इसको न्याय नहीं मिलेगा। यानी उंगली सीधा सीधा देश की न्याय व्यवस्था पर उठाइए, भारतीय न्याय व्यवस्था पर उठाइए। एक फ्री मलेशिया करके एक मलेशिया का न्यूज़पेपर है जिसमें अगस्त 2019 में जफरुल इस्लाम ने अपना इंटरव्यू दिया था। और तब दिया था जबकि इस अध्यक्ष पद पर वो बैठे हुए थे, तब दिया था।
तब उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो या तो बिकी हुई है या भारतीय न्यायपालिका जो है वो समझौतावादी है। आप अर्थ जो भी लगाइए, लेकिन सीधा सीधा है कि भारतीय न्यायपालिका ऐसे जहां इंसाफ नहीं होता। तो जफरुल इस्लाम ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज्ड है और भारत में जाकिर नाइक को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये वर्ड थे फ्री मलेशिया को दिए इंटरव्यू में। और साथ साथ ये भी कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार निरंकुश सत्ता में आई है तब से वो अपने विरोधियों के खिलाफ सत्ता का उपयोग करती है, यानी जाकिर नाइक के खिलाफ दरअसल मोदी सरकार सत्ता का उपयोग कर रही है, ये कहा था। और इससे भी बड़ी बात, जाकिर नाइक का सपोर्ट, और जाकिर नाइक के अलावा किसका सपोर्ट आप जानते हैं? अफजल गुरु का नाम आपने सुना होगा। अफजल गुरु एक ऐसा आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसमें भी अफजल गुरु के हाथ था और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसकी सुनवाई करके उसको फांसी की सजा दी। तो ये व्यक्ति जफरुल इस्लाम कहता है कि दरअसल भारत के जो सामूहिक विवेक है, भारत के सामूहिक विवेक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी। इसका मतलब वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है कि भारतीय न्यायपालिका जो है हत्यारी है जिसने अफजल गुरु को फांसी दी। यही नारे लगे थे ना कि अफजल गुरु को जो है जुडिशियल किलिंग हुई है। तो वही जो टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा थी, ये जफरुल इस्लाम बोल रहा है और ये कह रहा है कि दरअसल भारतीय न्यायपालिका ने गलत जो है फांसी दी और भारतीय सामूहिक विवेक को खुश करने के लिए उसने फांसी दी। और इसके अलावा राम मंदिर पर क्या इसका मत है? राम मंदिर पर देखिए क्या कहा था इसने, कहा था जफरुल इस्लाम ने कि भारत को कोर्ट कुछ भी फैसला दे दे, कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका कुछ भी फैसला दे दे राम मंदिर पर। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला हिंदुओं के हक में हुआ, राम मंदिर के हक में हुआ, तो ये जुल्म की जीत होगी। जी हाँ, उसने कहा कि ये जुल्म की जीत होगी और राम मंदिर अगर बन भी गया तो हम मानेंगे कि ये मंदिर जुल्म की अमानत है, ये कहा था जाकिर नाइक ने। तो इतनी नफरत जो है जिसके मन में भारत की न्यायपालिका के लिए, भारतीय संस्थाओं के लिए है, क्या वो व्यक्ति अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्था में बैठने का हकदार है? और इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये कहा था कि दरअसल ये व्यक्ति यानी योगी आदित्यनाथ तो ये एक अवैध हिंदू मिलिशिया यानी अवैध हिंदू सेना का जो है ये लीडर है और ये कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, इस तरह से उंगली इसने उठाई थी। तो जो व्यक्ति देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखता, जो व्यक्ति आतंकवादियों की और ऐसे आतंकवादी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई करने के बाद माना कि हाँ ये आतंकवादी है, उन आतंकवादियों की पैरवी करता है और न्यायपालिका पर सवाल उठाता है, आतंकवादियों के पक्ष में बोलता है, क्या वे व्यक्ति अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहने के लायक है? इसका फैसला आपको करना है। और साथ साथ ये सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जाना चाहिए कि आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और न्यायपालिका को, भारतीय न्यायपालिका को गरियाने वाले, ये गाली से कम नहीं है, भारतीय न्यायपालिका को गरियाने वाले, भारतीय न्यायपालिका पर इस तरह से सवाल उठाने वाले, भारतीय न्यायपालिका को ये कहने वाले कि भारतीय न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्या उस व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? और एक बात और मैं बता दूं, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हुए वहां पर दंगों के लिए बाकायदा जहां दंगे हुए थे उनके वहां की जांच करने के लिए गए और वापस आने के बाद इन्होंने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट तैयार होने से पहले ही बाकायदा अखबारों में लेख लिख दिया, आर्टिकल दिया और ये बयान दिया कि दिल्ली के दंगे एक तरफा दंगे थे, यानी दिल्ली के दंगे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की साजिश थी और हिंदुओं ने नरसंहार किया मुसलमानों का। उसके बाद मैंने उनको अपने कार्यक्रम में भी बुलाया था, अपनी डिबेट में बुलाया, जब मैंने उनसे पूछा कि अंकित शर्मा कौन थे, अंकित शर्मा हिंदू थे या मुसलमान थे और अंकित शर्मा को मारने वाले कौन थे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। जाहिर सी बात है, उनसे आप कोई भी सवाल इस तरह के पूछोगे तो इसका जवाब उनके पास नहीं मिलेगा। लेकिन ये सवाल आपको पूछना है, अरविंद केजरीवाल से पूछना है और साथ साथ आपको जफरुल इस्लाम से पूछना है कि क्या ऐसे व्यक्ति को इस पद पर रहने का अधिकार है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।